ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला पार्ट है और इस वीडियो में हम बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स देखेंगे, जैसे कि एंटर कैसे करना, चीज़ों को डिलीट कैसे करना और उसको चेंज कैसे करना, जिसे एडिटिंग कहते हैं। तो उसमें कुछ तो उसके बारे में बात करेंगे और सेविंग के बारे में और ओपनिंग फाइल्स के बारे में। तो काफ़ी बेसिक है और मैं इस तरह से 6 से 7 वीडियो बनाकर काफ़ी सारी चीज़ें 6 से 7 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक्सेल का 2010 का वर्जन है, मगर यहाँ पर जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा वो सारी बातें 2007, 2010 और 2013 इन सभी को लागू पड़ते हैं। और कहाँ पे थोड़ी वो चीज़ें कि डिफरेंस आएगा तो मैं वहाँ पर आपको बताते जाऊँगा कि ये आप अगर 2007 यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा फ़र्क दिखेगा। अब ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर दिया है। आपको कई बार डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट दिखेगा, या तो फिर आप स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखोगे और फिर उसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो मेन चीज़ इसके लिए काम आती है कि उसमें सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल होते हैं इसकी वजह से एक्सेल पॉपुलर हो गया, क्योंकि इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मैथ कर सकते हो, अकाउंट्स कर सकते हो और बुक कीपिंग के भी काम कर सकते हो। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने की है कि ये जो हर एक सेल है उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे कि ये जो सेल है ये डी कॉलम है, ये जो लाइन है CDE इसे कॉलम कहते हैं, और ये जो है वो रोज होते हैं। तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट होता है C और 1, तो ये सेल हो जाता है C1, जो आपको यहाँ पर ये नेम बॉक्स में दिखा रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कहता है A1, क्योंकि ये जो सेल है A और 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो इसे A1 कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं और ये कॉलम्स होते हैं ABCD। जो यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो एक एरो है, जिससे आप क्लिक करोगे तो ये चेंज होते जा रहा है और फिर ये Z पे आता है, फिर AA, AB, AC की तरफ जाता है। तो मैं इसे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा माउस के साथ, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करना, तो आप फटाफट इस तरफ आ जाते हैं। उसी तरह आप जब नीचे का एरो प्रेस करोगे तो आप नीचे जाओगे, तो ये नीचे जाता जाएगा। अभी तो यानी इतनी कुछ लिमिट नहीं है, पहले कुछ 66 या 65,000 की लिमिट थी। अब तो ये आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी मेमोरी है कंप्यूटर में, तो ये जाते जाएगा। तो अगर समझो ये यहाँ पे ये जो नेम बॉक्स कहते हैं, यहाँ पर अगर क्लिक करके मैं A प्रेस करके और फिर समझो 10,000 या 1 लाख डालता हूँ और फिर एंटर मारता हूँ, तो आप देखोगे कि मैं जंप हो गया हूँ और ये सीधे मुझे 1 लाख के रो पे मुझे ले आया है। और अब यहाँ पर अगर क्लिक करके मैं A1 प्रेस करूंगा तो ये फिर से मुझे A1 के पास लेकर आता है। तो ख्याल में रहे कि अगर आपको ये कॉलम A और 1 रो न दिखे तो जस्ट मेक श्योर करना कि ये आप ऊपर और साइड पर आ जाओ, या तो फिर यहाँ पर क्लिक करके A1 टाइप कर दो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब आप नीचे देखोगे तो हमारे पास ये शीट 1 है, उसके बाजू में ये शीट 2 है और उसके बाजू में शीट 3 है, और मैं और भी ज़्यादा शीट डाल सकता हूँ। तो ये जो हम पेपर होते हैं, हमारे पास एक बुक होती है, उसमें हम एक के बाद एक और बहुत सारे पेपर डाल सकते हैं। तो ये इसके ज़रिए बटन से और भी शीट हम डाल सकते हैं, तो इसे वर्कशीट कहते हैं। और ये पूरी फाइल को वो वर्कबुक कहते हैं, तो वर्कबुक और वर्कशीट, तो ये कॉमन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और आपको जितनी चाहिए आप ऐड कर सकते हो। आप हर एक महीने की एक दिनों के लिए कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए कर सकते हो, जितनी भी चाहिए आप ऐड कर सकते हो। अब ये शीट 1 को फिर से आसाता हूं मैं, और ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखोगे ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है नीचे की तरफ। तो इससे मैं प्लस साइन को क्लिक करूंगा तो ये जो स्क्रीन बड़ी होते जाती है। ये आपके प्रिंट आउट को बड़ा नहीं प्रिंट करेगा, मगर ये आपकी आंखों के लिए इजी है देखने के लिए। ये आप व्यू में आकर भी, ये जो व्यू, ये सब चीज़ों को टैब कहते हैं, तो आप व्यू को आकर भी ये जूम में आ सकते हो। तो अगर अब मुझे दूसरे बटन के पास जाना है तो ये होम को क्लिक करूँगा, तो इसे टैब कहते हैं और इसे रिबन्स कहते हैं।
और अगर गलती से आप किसी भी टैब को 2 बार दबा देते हो माउस से, लेफ्ट क्लिक जो माउस पे होता है अगर उसे डबल क्लिक कर देते हो तो देखो ये रिबन जो है, जो बटन्स है वो हाइडिंग में चले जाते हैं। आप उसे क्लिक करोगे एक बार तो आता है, उससे क्लिक अवे करो तो चले जाता है। तो अगर ये गलती हो गई आपसे तो सिर्फ वहां पे किसी भी एक के ऊपर जाके फिर से डबल क्लिक कर दो ताकि ये रिबन हमेशा हमारे सामने रहे। तो जब भी करोगे सिर्फ एक ही बार क्लिक करना। तो इसे टैब्स कहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि फॉर्मूला के टैब को आना और उसके नीचे थोड़े कमांड्स है। आप होम के आते हो तो वहां पर थोड़े और कमांड्स है। और ये टैब्स के ऊपर ही यहाँ पे जो सेक्शन है इसे क्विक एक्सेस कहते हैं। क्विक एक्सेस का मतलब कि आप यहाँ पर वो सभी बटन्स को डाल सकते हो जिसको आप काफ़ी टाइम यूज़ करते हो ताकि आप उसको फटाफट क्विकली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में लोग काम करते हैं तो एक बेल्ट पहनते हैं कमर पे और उस बेल्ट के अंदर वो अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ रख सकते हैं। तो ये जो काफ़ी यूज़फुल है और आप उसे चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इस बटन से। यहाँ से क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे प्रिंट का बटन चाहिए जो क्विक प्रिंट होता है। तो यहाँ पे प्रिंट का बटन आ गया है। मैंने ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऑलरेडी डाला हुआ है, ये फर्स्ट ये वाला, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो कि प्रिंट प्रीव्यू काफ़ी कॉमन बटन हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारे आप बटन ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो ये मोर कमांड्स को आ जाओ और फिर इसके अंदर आप यहाँ से जो बटन्स चाहिए आप उसे डबल क्लिक करें या एक बार क्लिक करके ऐड कर दे अपने लिस्ट के लिए। या तो फिर ये पॉपुलर कमांड्स मुझे बता रहा है, पॉपुलर मतलब जो कॉमन है, और इसे आप चेंज कर दे ऑल कमांड्स को। तो आप देखोगे कि आपको अब सभी कमांड्स जो एक्सेल में अवेलेबल है वो बता रहा है। फिर आप किसी भी क्लिक करके आप ऐड कर दो अपने शॉर्टकट लिस्ट के लिए और यहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हो। आप ये होम टैब पे आ सकते हो यहाँ से। और ये यहाँ पे ये कस्टमाइज रिबन का बटन है जो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि आप ये जो होम इंसर्ट, तो इसमें देखो मैंने एक प्रैक्टिस के लिए मेरे नाम का एक टैब बना दिया। तो आप ये न्यू टैब का बटन यूज़ कर सकते हो और फिर हर एक टैब के अंदर आप एक ग्रुप बना सकते हो। फिर उस ग्रुप के अंदर आप जो बटन चाहो वो बटन ऐड कर दो। तो जैसे अगर समझो अगर मैं इसको ये एक्टिवेट करता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये अमीर का टैब आ गया है और उसमें ये मेरा ग्रुप ए और ग्रुप बी है। तो आप ये अपने बटन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि आपको हर जगह ढूंढने नहीं जाना पड़े। तो ये आप यहाँ से इसे मोर कमांड्स पे आ सकते हो और फिर ये कस्टमाइज रिबन में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और फिर ये इसमें रिमूव भी कर सकता हूँ। और ये जो है वो 2010 में अवेलेबल है, ये जो कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन है। 2007 में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और इसका एक दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप समझो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जा रहे हो तो आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो ताकि आप अपने दूसरे कंप्यूटर में इंपोर्ट कर सकते हो। फिर तो आपको घड़ी घड़ी ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे क्लिक ओके कर देता हूँ तो ये देखो ये अमीर को हटा दिया उसने। तो ये थोड़ी बेसिक बातें हो गई है। और ये फाइल का बटन है यहाँ पर जो 2007 में आपको यहाँ पे एक राउंड बटन दिखेगा जिसे आप पॉइंट करोगे तो कहेगा कि ऑफिस बटन। तो उसे फाइल की जगह पे पुराने में ऑफिस बटन था और यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम वो बातें थोड़े टाइम में देखेंगे। तो सबसे पहली बात मुझे कुछ टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं किसी सेल में क्लिक करूं तो अगर मुझे सेल C1 में कुछ टाइप करना है तो वो इस सेल में मुझे आना चाहिए क्योंकि ये सेल C1 है। अगर A1 में टाइप करना है तो A1 को क्लिक करो। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कीबोर्ड पे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखोगे जैसे मैंने टाइप करने लगा ये लाइन अंदर आ गई है जो इंसर्शन पॉइंट कहते हैं वर्ड के अंदर और एक्सेल में भी। और ये आप ऊपर देखोगे तो ये X आ गया अब जो पहले नहीं था वहां पर। X का मतलब कैंसिल, कैंसिल मतलब मुझे ये नहीं करना, तो ये सब हटा दो। और ये जो चेक मार्क है, चेक मार्क का मतलब एंटर, एंटर मतलब एक्सेप्ट करो। ये जो चीज मैं करना चाह रहा हूँ इसे आप एक्सेप्ट कर ले। तो जब इसे प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि अब वो लाइन नहीं है क्योंकि आपने काम
को ख़त्म कर दिया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये चेक मार्क जो आता है उसे क्लिक करें या तो फिर अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें। तो अगर मैं यहाँ पे ये A2 पे आता हूँ और समझो यहाँ पर मैं अपना नाम प्रेस करता हूँ और फिर मैं कीबोर्ड के ऊपर जो एंटर की है उसे प्रेस करूँगा तो देखो मुझे वो एंटर करके अगले सेल में ले गया है। तो ये डिफरेंस है, ये चेक मार्क जब आप यूज़ करते हो तो आप इसी सेल में रहते हो। अब जब आप एंटर मारोगे तो आपको नीचे ले जाएगा। तो समझो अगर मैं फिर से अपना नाम डालता हूँ और समझो मुझे साइड में जाना है तो मैं टैब की प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे और मैं फिर अपना लास्ट नेम डाल सकता हूँ। तो ये एंटर और टैब का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो जब आप कोई जात की एंट्री करते हो, नामों की या नंबर की, क्योंकि आपको घड़ी घड़ी माउस नहीं यूज़ करना। और फिर आप ये जो एरो की होते हैं कीबोर्ड पे, ऊपर जाना, नीचे आना, लेफ्ट में आना, राइट में आना, तो ये आप कीबोर्ड पे एरो भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर माउस से सिर्फ क्लिक कर सकते हो। तो ये बात होती है एंटर की, और आप कुछ भी चीज़ एंटर कर सकते हो, नाम, नंबर, कॉम्बिनेशन, जो भी करना है आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। अब जो मुझे करना है कि समझो कि मुझे इसको एडिट करना है। एडिट का मतलब कि मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 में से नंबर 4 को निकाल डालना है, खाली 4 को। अगर मैं करना चाहूँ तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं फिर से 1 2 3 5 6 7 टाइप कर सकता हूँ, मगर वो टाइम लग जाएगा। तो आप अपना माउस ले 4 और 5 के बीच में आके डबल क्लिक करें। तो आप जब डबल क्लिक करोगे तो आप ये लाइन यहाँ पर आ गई, देखो ये इंसर्शन पॉइंट की लाइन आ गई है। और यहाँ से आप एरो को यूज़ कर सकते हो उसे हटाने के लिए, यहाँ से वहाँ, या तो फिर क्लिक करो माउस से जहाँ पर चाहिए। तो 4 के बाजू में रख के मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा क्योंकि बैक स्पेस उसे हटा देगा। और फिर से चेक मार्क प्रेस करो या तो फिर एंटर दबा दो, जो भी है, मगर मेक श्योर करना कि आप चेक मार्क या एंटर को प्रेस कर ही डाले, नहीं तो बाय मिस्टेक आप कुछ और उसमें टाइप कर दोगे। और अगर मुझे फिर से उसमें कुछ करना है तो फिर से डबल क्लिक करो, तो मेरा कर्सर वहां आ गया है इंसर्शन पॉइंट। अब उसे 4 प्रेस करके ये चेक मार्क प्रेस कर सकता हूँ। और एक दूसरा तरीका है एडिटिंग का कि जैसे कि समझो कि मैं इस सेल पे हूँ और इसे कुछ चेंज करना है, तो ये देखो ये ऊपर जो व्हाइट लाइन है इसे फॉर्मूला बार कहते हैं, और हम इसके बारे में थोड़े टाइम में बात करेंगे कि इसे फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं। फिलहाल ये समझ ले कि जैसे भी मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये बता रहा है कि इस सेल में क्या है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो समझो अब मैं ये A1 पे आ जाता हूँ और ये यहाँ पे 5 के बाजू में क्लिक कर देता हूँ एरो से, और अब बैक स्पेस करके तो मैंने अब उसमें से 5 हटा दिया है। तो इसे क्लिक करके आप यहाँ से चेंजेस करें या तो फिर डबल क्लिक करके यहाँ पर चेंजेस करें, कोई फर्क नहीं गिरता, आप ये कहीं पर भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ने के पहले मुझे ये फाइल सेव कर लेनी है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा काम वेस्ट ना हो जाए। तो आप ये सेव इस बटन से कर सकते हो ऊपर, या तो फाइल बटन को प्रेस करके सेव का बटन दबाए, या तो फिर वो ऑफिस बटन का बटन दबा के सेव दबाए। तो इसे सेव दबाता हूँ और ये मुझे पूछेगा कि आपको सेव करना है तो कहाँ पर सेव करना है, ये जो लोकेशन कहाँ का है और फाइल का नाम क्या है। तो अगर मुझे मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर है तो मैं उसे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मुझे नया फोल्डर क्रिएट करना है तो ये न्यू फोल्डर का बटन प्रेस करता हूँ। अब पुराने विंडोज एक्सपी में आपको यहाँ पे एक येलो कलर का फोल्डर दिखेगा जिसे आप पॉइंट करोगे तो कहेगा क्रिएट न्यू फोल्डर। इसका मतलब कि आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। ये फोल्डर क्रिएट करने से आपका काम आसान हो जाएगा जब आप उसको ढूंढने लगोगे, नहीं तो इतनी सारी फाइल्स हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर है। तो ये न्यू फोल्डर को प्रेस करता हूँ और फिर इसे नाम दे देता हूँ। तो मैं समझो इसे कहता हूँ हिंदी एक्सेल, और फिर इसे डबल क्लिक करो ताकि ये ऊपर बताना चाहिए, और फिर इसे सिर्फ मैं कह देता हूँ वीडियो 1। नाम उसे मीनिंगफुल दिया करो ताकि आपको समझ में आए कि ये फाइल को ओपन करूंगा तो इसमें है क्या। अगर आप नाम बराबर नहीं दोगे तो फिर आपको फाइल ओपन करके देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है। और ये टूल्स के बटन में एक ऑप्शन है कि यहाँ से आप जनरल ऑप्शन को जाओगे तो आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हो कि लोगों को ये फाइल को देखने के लिए ओपन करेंगे तो उनको पासवर्ड देना पड़ेगा।
पासवर्ड टू ओपन का मतलब कि आप कोई डबल क्लिक करेगा तो उसे कहेगा चलो पासवर्ड दो, नहीं तो आपको देखने नहीं मिलेगी फाइल। और ये मॉडिफाई का मतलब होता है कि अगर समझो मैं ये पासवर्ड के ओपन के लिए पासवर्ड न रखूं, सिर्फ मॉडिफाई के लिए रखूंगा, तो लोग फाइल को देख सकेंगे मगर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक वो पासवर्ड नहीं देते। तो ये एक ऑप्शन अगर यूज करना हो तो आप फिर सेव कर दो। और ये ऊपर अब मुझे दिखाएगा वीडियो 1, यहाँ पे ऊपर नाम। हम अब शीट 2 पे आते हैं, नीचे जो शीट 2 का ऑप्शन है, और फिर ये जूम को भी बढ़ा दो। और ये A1 में मैं टाइप करता हूँ 2, और अब मैं क्या करता हूँ कि टैब की को प्रेस करता हूँ क्योंकि मुझे साइड में जाना है। 3 टैब, 4 टैब, 1 टैब। तो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये एंटर कर लो। यहाँ पर हम एक थोड़ा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक्सेल में जो है वो इसके लिए पॉपुलर है कि आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये जो E1 का सेल है, इसमें मुझे एक सिंपल सा मैथ का कैलकुलेशन करना है कि 2 + 3 + 4 + 1 इसको ऐड करके यहाँ पे टोटल डाल दें। तो उसे करने के लिए आपको इक्वल साइन डालना पड़ेगा। जब आप इक्वल साइन डालते हो तो एक्सेल को समझ में आता है कि अब मुझे कैलकुलेशन करना है। मैं सिर्फ कोई नंबर नहीं डाल रहा, मुझे कैलकुलेशन करना है। अब इसमें कैलकुलेशन आप 2 तरीके से कर सकते हो कि अगर मैं चाहूँ तो इसे 2 यहाँ पे डाल के प्लस साइन डाल के, 3 प्लस साइन डाल के, 4 प्लस साइन डाल के 1 डाल सकता हूँ। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कहीं पे भी कर सकते हो। ये गलत है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों गलत है। अब ये 1 के बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा तो आप प्लस साइन नहीं डाल सकते क्योंकि वो मैथ के हिसाब से भी गलत होता है। अब इसे यहाँ पे चेक मार्क करता हूँ तो देखो ये मुझे यहाँ पे नंबर 10 दे रहा है क्योंकि ये रिजल्ट है सब चीज़ों के नंबर का। और यहाँ ऊपर देखो मुझे फॉर्मूला बता रहा है, तो इसके लिए इसे फॉर्मूला बार कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर अपना फॉर्मूला देख सकते हो। तो इसे मैं डिलीट करने वाला हूँ, मगर ये गलत इसके लिए है कि समझो कि ये 3 का नंबर 10 हो गया तो यहाँ पे ये नंबर मेरा अब गलत है क्योंकि उसमें मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करके अब ये 3 को मुझे चेंज करके 10 बनाना पड़ेगा और फिर ये चेक मार्क या एंटर की मारो तो अब मेरा टोटल सही है, मगर ये काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको ये पता है ये अंडू बटन, अंडू का मतलब कि पीछे के स्टेप पे जाओ, तो ये पीछे के स्टेप पे आ जाता हूँ। तो ये फिर से हम 10 पे आ गए और यहाँ पर अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो इस पे क्लिक करके मैं डिलीट बटन दबा सकता हूँ कीबोर्ड पे। डिलीट का मतलब कि सारी चीज़ें को क्लियर कर दो। आप अपने माउस से राइट क्लिक भी करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसे क्लियर कर सकते हो, यानी सेल में जो भी उसे गायब कर दो, साफ कर दो। तो आप डिलीट बटन भी दबा सकते हो कीबोर्ड पे। तो अब ये वही कैलकुलेशन में करना चाहता हूँ, मगर ये जो नंबर 2 है ये कौन से सेल में है? ये सेल है A1, यहाँ पर ये है B1, यहाँ पर C1 और यहाँ पे D1 है। तो हम जब भी एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन करते हैं जो अंग्रेजी में कहते हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब हम यहाँ पे इक्वल के बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइप कर देता है A1 क्योंकि ये सेल है A1, तो हम उसे रेफरेंस कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि हम उसे बुला रहे हैं कि उस सेल के अंदर जो भी है उसके साथ मुझे कैलकुलेशन करना है। फिर प्लस साइन डाल के मैं B1 भी ऐसे टाइप कर सकता हूँ, प्लस साइन डाल के आप चाहो तो क्लिक करो। क्लिक करने से क्या कि आप टाइप करने में गलती कभी कर सकते हो, तो क्लिक से कभी ये गलती नहीं होगी। प्लस D1, तो देखो ये कैलकुलेशन हो गया। अब इसे चेक मार्क करो तो ये आपका काम हो गया। अब समझो ये 3 को मैं चेंज करके 300 कर देता हूँ और ये चेक मार्क करो या एंटर मारो तो देखो ये टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। क्यों? कि E1 जो है इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो ये चारों के सेल का कैलकुलेशन ये करता रहेगा जब तक कि यहाँ पे कोई नंबर है। गलती से अगर मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूंगा तो वो बोलेगा कि मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अभी समझो यहाँ 4.25 डालता हूँ तो ये वो भी कैलकुलेशन करेगा। 3 4 फिर से 10 पे आ गया। तो ये इसके लिए एक्सेल काफी पॉपुलर हो गया है।
और आप कोई भी टाइप के कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर सकता हूँ इक्वल, ये सेल मल्टीप्लाई, ये जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है कंप्यूटर के लिए, और फिर समझो इसके साथ, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 12 हो जाएगा। तो वो बता रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इक्वल, ये सेल डिवाइड बाय, ये जो साइन है वो डिवाइड की साइन है, ये जो स्लैश जो होता है स्लैश, उसे मैं समझो इससे डिवाइड करता हूँ, मुझे उसका भी जवाब मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ इक्वल, ये सेल माइनस ये सेल, तो मुझे -1 मिल रहा है क्योंकि 3 - 4 -1 हो जाता है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये जो सिंबल्स है, प्लस साइन होता है, माइनस, ये जो साइन है वो डिवाइड का साइन होता है, ये पता नहीं मुझे टाइप करने नहीं दे रहा, और एक जो साइन होती है मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। तो आप इस तरह से ये सिंबल्स को यूज कर सकते हो अपने कैलकुलेशन के। और अगर समझो कि मुझे ये सारी चीजों को हटा डालना है, तो इसे यहाँ पर आओ, लेफ्ट क्लिक और होल्ड करो, और फिर साइड पे आओ, जब तक माउस को क्लिक करे हुए लेफ्ट क्लिक, और फिर जितनी चीजें चाहे हाईलाइट कर लो। और अब अगर मैं डिलीट बताऊंगा कीबोर्ड पे, तो सारी के सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। अब अगर गलती से आपने कर दिया ये काम, तो अनडू कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और थोड़ी 2 या 3 चीज बता के ये वीडियो को मैं खत्म करूंगा। अब मुझे आपको ये एक रूल बताना है, जो मैथ के अंदर रूल होता है, एक्सेल का ही नहीं ये रूल है, ये मैथ में भी होता है। कि समझो कि ये E1 को मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो उसका मतलब कि मैं फॉर्मूला को एडिट कर सकता हूँ, या तो फिर फॉर्मूला बार में, और ये जो प्लस साइन है B1 और C1 के बीच, इसको हटा के मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन डाल देता हूँ। तो इस फॉर्मूला में अब ये भी प्लस भी कर रहा हूँ और ये मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो अगर ये फॉर्मूला को मैं देखता हूँ, तो ये 2 और 3 को ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो जाएगा, और 1 के साथ ऐड करूंगा तो 21 टोटल होएगा। मगर जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 15 बता रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, जो अंग्रेजी में इसे बैड मैथ कहते हैं, जो इंडिया में शायद उसे बी की जगह पे शायद कभी कभी पी होता है, बैड मैथ। तो ये मैथ के अंदर रूल होता है कि जब ये बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन एक ही चीज़ में हो रहा है, तो कौन सी चीज़ पहले करी जाए। तो मैथ का रूल है कि पहले कभी भी ब्रैकेट को करना, उसके बाद जब आप ऐसी कोई चीज़ करते हो जिसे कहते हैं एक्सपोनेंट्स, जो 2 raised to 2 जैसे होता है, उस चीज़ को एक्सपोनेंट्स कहते हैं। जैसे रेज करने का जो कहते हैं, तो इसे एक्सपोनेंट्स कहते हैं, यानी 2 × 2 होता है। फिर डिवाइड जो होता है, डिवीजन, वो बाद में होता है। फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो अगर इस फॉर्मूला में हम देखेंगे तो इस रूल के हिसाब से प्लस और मल्टीप्लाई के बीच में मल्टीप्लाई पहले होता है, क्योंकि ये m पहले आता है। तो ये आप एक्रोनिम याद रख सकते हो। इसके लिए ये क्या कर रहा है, ये 4 3s are 12 पहले करता है, फिर 12 और 2 14, 14 और 1 15, इसके लिए टोटल 15 आता है। मगर इस चीज के अंदर अगर आप सिर्फ ये ब्रैकेट को बराबर समझ ले, ये ब्रैकेट का काम, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से होगा। तो अब ये इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, और समझो ये A1 के आगे मैं ब्रैकेट डालता हूँ, शिफ्ट और 9 को दबाओगे तो वो ब्रैकेट डालेगा, और ये B1 के बाद इसे क्लोज कर देता हूँ, और फिर ये चेक मार्क प्रेस करता हूँ। तो देखो अब मुझे रिजल्ट आ गया 21। क्योंकि A1 और B1 ब्रैकेट में, तो ये पहले काम करेगा। तो ये 3 और 2 5, फिर मल्टीप्लाई होगा 20 और फिर 21। अब अगर ये C1 के आजू बाजू भी मैंने ब्रैकेट डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये पहले करेगा A1 B1 पहले, C1 D1 बाद में करेगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन को तीसरी बार करेगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 25।
अब इसे डबल क्लिक करता हूँ। अब समझो ये हटा दूं मैं यहां से कि ये ही, तो इसका मतलब कि ये जो पार्ट है C1 D1 पहले होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, तो मुझे रिजल्ट आएगा 17। तो सेम कैलकुलेशन आपने ब्रैकेट्स को अलग अलग तरीके से यूज करा तो आपका रिजल्ट अलग आ गया है। तो ये ब्रैकेट्स काफी यूजफुल होते हैं, जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं, तो काफी काम की चीज है। अब इस लास्ट वीडियो में मुझे बताना है कि आप ये फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं और फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो ये X इधर कॉर्नर में है, जिससे आप ये सिर्फ एक्सेल की फाइल को क्लोज कर सकते हो, और इस X से आप अपने एक्सेल की कंप्लीटली जो प्रोग्राम ही है उसे ही बंद कर सकते हो। तो जो भी चाहिए, या तो फिर आप ये फाइल या ऑफिस बटन से आप क्लोज कर सकते हो। सेव करने के लिए यस कहो, सेव। अब अगर उसे ओपन करना है तो एक्सेल फिर से ओपन करें, फाइल पे जाके फिर ओपन का बटन दबाए, या तो फिर आपको यहाँ पे ये फाइल दिखेगी वीडियो 1, उसे क्लिक कर दे तो आपकी फाइल फिर से आ गई। तो ये रहा पहला भाग एक्सेल का। हम दूसरे भाग में और कैलकुलेशन और फंक्शन के बारे में देखेंगे।